हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज एनोरिज्म। इसमें क्या होता है, परमानेंट या फिर लोकलाइज जो है डायलेशन हो जाता है जो हमारी आर्टरी होती है उसका, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारी आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो आर्टरी मतलब किसकी वजह से होता है, वीकनेस रिजल्ट करती है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो आर्टरीज की वीकनेस हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोटिक हो सकती है जो प्लैक फॉर्मेशन है, या फिर जो कोलेजन है उसका लॉस, या फिर जो इलास्टिसिटी होती है किसी भी वेसल या वॉल की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होती जाएगी, वो इलास्टीन हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन साइट क्या होती है, जितनी भी जो भी हमारी आर्टरीज हैं उनकी कॉमन साइट कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे ये कहाँ पे देखने को मिल सकता है, असेंडिंग जो ओर्टा होती है वहाँ पे, फिमोरल आर्टरी में, पोप्लिटियल आर्टरी में, जो कॉमन इलियक आर्टरीज होती हैं वहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी में, सबक्लेवियन आर्टरी में, डिसेंडिंग थोरेसिक ओर्टा है या फिर जो एब्डोमिनल ओर्टा है, ये सारी जो है कॉमन साइट होती हैं जहाँ पे हमें एनोरिज्म देखने को मिल सकता है, यानी कि जो है क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है आर्टरीज के अंदर, इनके अंदर यहाँ पे बनने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली 4 टाइप का है और एक के 2 सब टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फूसीफॉर्म एनोरिज्म, यानी कि डिफ्यूज जो डायलेशन होता है पूरी आर्टरी का, वो क्या होता है, फूसीफॉर्म एनोरिज्म। उसके बाद आता है सेकुलर एनोरिज्म, लोकलाइज्ड जो है एक आउट पाउचिंग हो जाती है, यानी कि एक आउट पाउचिंग जो है हमें देखने को मिलती है आर्टरियल वॉल की, और वो लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइसेक्टिंग एनोरिज्म, यानी कि हैमरेज या फिर इंट्राम्यूरल जो हैमरेज है वो सेपरेट कर देती है जो लेयर्स होती हैं आर्टरियल वॉल की। उसके बाद इटियोलॉजी की बेस पे अगर हम बात करें तो 2 टाइप की होती है, ट्रू एनोरिज्म और फॉल्स एनोरिज्म। ट्रू एनोरिज्म में क्या हो जाएगा, स्लो वीकनिंग होएगी जो आर्टरियल वॉल्व हैं, और उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फॉल्स एनोरिज्म में क्या होएगी, कोई भी ट्रोमेटिक ब्रेक हो गया है या कोई भी आर्टरियल वॉल में अगर कोई ट्रोमा हो गया है, कहीं चोट लगी थी जिसकी वजह से हमें आर्टरियल वॉल में कहीं पे भी लगी वो जाके, तो उस केस में जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉल्स एनोरिज्म। एटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, स्टेनोसिस अगर है, ट्रोमेटिक कोज है यानी कि कोई भी ट्रोमा वगैरह हो गया है, इन्फ्लामेटरी या फिर नॉन इन्फेक्शियस अगर कोई भी डिजीज़ वहाँ पे है तो उसकी वजह से हो सकता है, माइकोटिक एनोरिज्म यानी कि बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वीकनिंग जब हो जाती है वेसल्स के वॉल की तो उसकी वजह से हो सकता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये देखने को जो है मिल सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सेक्स की रेशो में वुमेन्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई अगर ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है जैसे कि कोकेन का, तो उस केस में हो सकता है। हाइपरटेंशन किसी को है, फैमिली हिस्ट्री है किसी को ब्रेन एनोरिज्म की, कि पहले किसी को फैमिली में था तो वो केस हो सकता है। अथेरोस्क्लेरोसिस है किसी को, कोई भी ट्रोमा या फिर स्मोकिंग अगर कोई ज़्यादा करता है तो वो एक केस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है वीकनिंग और डी जनरेशन हो जाता है जो भी ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उनका, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन जो इंजरी होती है वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा डीजनरेशन कर देगी, उसी के साथ साथ जो एक्सपेंशन मतलब एक्सक्लरेट कर देगी, इंक्रीज कर देगी जो एक्सपेंशन होता है एनोरिज्म का उसको। अब एनोरिज्म बनेगा तो वो एक्सपेंड कर देगा, वॉल्स की टेंशन को इंक्रीज करेगा। अब वॉल्स की टेंशन इंक्रीज होगी तो वीकनिंग होगी वेसल्स की जो वॉल्स हैं, और अगर उसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो वो रप्चर भी हो सकती हैं। उसके बाद बारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। तो क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया रहेगा, डिस्टल वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है बीपी में, मतलब बीपी में जो है बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटीज़ आ सकती हैं। उसके बाद उसके साथ साथ हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, स्वेटिंग, डेथ भी हो सकती है अगर एक्सटर्नल रप्चर हो जाता है हिमेटोमा का, तो हमें डेथ भी जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद डायलेटेड सुपरफिशियल जो वेन्स होती हैं चेस्ट की वो देखने को मिलेंगी, एडिमा हो जाएगा चेस्ट वॉल का, साइनोसिस देखने को मिलेगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उसी के साथ साथ टैकीकार्डिया हमें देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री जो है हम पेशेंट से ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, एब्डोमिनल और चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं हार्ट का, और उसके साथ साथ आर्ट्रियोग्राफी भी जो है हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे इसका, हम क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकली क्या करेंगे, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे जैसे कि न्यूट्रोप्रोसाइड, ठीक है, प्रोपेनोल देंगे, ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी जो कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको। बीटा ब्लॉकर्स के साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सर्जरी में क्या होएगा, ओपन चेस्ट रिपेयर या फिर ओपन एब्डोमिनल रिपेयर जो है वो हम करते हैं।
कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, एमआई हो सकती है, फैटल हेमरेज देखने को मिल सकता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो वो रप्चर हो सकती है, या एक्सटर्नल रप्चर की वजह से क्या होएगा, डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो फैटल हेमरेज हो सकता है, एब्डोमिनल इस्चीमिया देखने को मिलेगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, उसी के साथ साथ इम्पोटेंस भी जो है वो देखने को मिलता है।